आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जिला परिषद औरंगाबाद पर भी बीजेपी की हुकूमत कायम। सदर ओहदे पर अविनाश गलांडे और नायब सदर की हैसियत से जितेंद्र बाबा जायसवाल बिला मुकाबला मुंतखब। बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स में जोश। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की जानिब से तक़रीब मुनक़िद। मुख्तलिफ शोबों में गिराक़दर खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन में डिवीज़नल कमिश्नर के हाथों इनामात तक़सीम। बाबुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया यौमुल क़ुद्स इजलास। मुख्तलिफ मसालिक के दानिशवरों ने किया खिताब और किया क़िबले अव्वल की आज़ादी का अहद व मज़लूमों की हिमायत का ऐलान। और ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से महफूज रखने ज़िला भर में चलाई जा रही है HPV वैक्सीनेशन मुहिम। किसी भी गलत फहमी का शिकार हुए बगैर 14 से 15 साल लड़कियों को टीका लगवाएं। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और ज़िला परिषद CEO अंकित ने की आवाम से अपील। खबरें तफसील से। ज़िला परिषद औरंगाबाद के सदर और नायब सदर ओहदों के लिए रायदही का अमल आज मुकम्मल किया गया। दोनों ही ओहदों पर बीजेपी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए, जिसके सबब भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स में जोश का माहौल है। नाजरीन, औरंगाबाद ज़िला परिषद सदर और नायब सदर ओहदों पर इंतखाबात की कार्रवाई आज मुकम्मल की गई, जिसमें सदर ओहदे पर बीजेपी के अविनाश गलांडे मुंतखब किए गए, जबकि नायब सदर ओहदे पर जितेंद्र बाबा जायसवाल बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस इंतखाबी अमल के दौरान आखिरी लम्हात तक सियासी सरगर्मियों में तेज़ी देखने में आई। ख़ास बात यह रही कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप ने गैर जानिबदार मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसके सबब सियासी मसावत में तब्दीली आई और इसका बराह रास्त फ़ायदा बीजेपी को मिला। नतीजतन ज़िला परिषद में बीजेपी की गिरफ्त मजबूत होने की तस्वीर सामने आई है और ज़िला परिषद सदर ओहदे पर भी बीजेपी का नुमाइंदा मुंतखब हो गया है। इस तरह से औरंगाबाद शहर और ज़िला दोनों पर ही बीजेपी का कब्ज़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बीजेपी ही के समीर राजुरकर मुंतखब हुए हैं, जबकि आज ज़िला परिषद सदर की हैसियत से अविनाश गलांडे बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। मला माझ्याकडे तर सगळे एव्हिडन्स मी तुम्हाला सांगतोय। गोव्याला कोण घेऊन गेलं, गोव्याला कोणाचे लोक होते, गोव्याला जे घेऊन गेले उभाटाला त्याच्यावर सेनेचं कोण होतं त्याची नावं देतो, बोर्डिंग पास देतो मी तसा थोडा हायटेक माणूस आहे। बोर्डिंग पास प्रिंट काढून देतो मी। 100 आम्ही कुठलाही विश्वासघात केला नाही। आम्ही सकाळपर्यंत त्यांची वाट बघत होतो। त्यांनी येऊन उपाध्यक्षाचं पदाचं आम्हाला सांगितलं असतं आम्ही नक्कीच अब्दुल सत्तारनं मला तुमचं मतदारसंघ सांभाळा, 50% आम्ही तिकडे भाजप आलेली आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी आम्हाला तुमच्या मुलाला करायचं म्हणून तुम्ही हे सगळं केलं, तुमच्या मुलाला अध्यक्ष करायचं म्हणून तुम्ही हे युती तोडायचा प्रयत्न केला, तुम्ही उभाटाच्या लोकांना उचलून नेलं। आमच्याबरोबर एनसीपी आहे ना, आमच्याबरोबर महायुतीचा एक घटक आहे, आमच्यावर एक घटक गेला, चालतंय राजकारण। आपण बघताय की संबंध देशामध्ये संबंध राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कामकाजामुळे या ठिकाणी देश आणि राज्य अत्यंत चांगल्या प्रगतीपथावर जात आहेत आणि गल्ली ते दिल्ली या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असावी यासाठी मोठ्या बहुमताने आदरणीय या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आज जवळजवळ या छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदमध्ये भारतीय जनता पार्टी हा नंबर 1 चा पक्ष या ठिकाणी निवडून आलेला आहे आणि म्हणून आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षपदी माझी निवड झाली, उपाध्यक्षपदी आमचे सहकारी जितेंद्र जायसवाल साहब यांची निवड झाली। जिला परिषद की नई इमारत का तामीरी काम अभी अधूरा होने के सबब नौमुंतखबा सदर और नायब सदर के लिए क़दीम इमारत में ही कैबिन की मरम्मत और तज़ीनकारी करवाई जा रही है, जिसका काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। औरंगाबाद ज़िला परिषद में सदर और नायब सदर ओहदों के लिए आज इंतखाब हो रहे हैं। इस पस मंज़र में इंतज़ामिया ने उनके लिए कैबिन्स
کی تعمیر کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ پرانی عمارت ہی میں صدر اور نائب صدر کے لیے موجود دفاتر کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ نئی ضلع پریشد عمارت ابھی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ عارضی انتظام کیا جا رہا ہے۔ صدر اور نائب صدر کے لیے علیحدہ دفاتر تیار کیے جا رہے ہیں، جن میں ضروری فرنیچر، میٹنگ کی سہولت اور انتظامی امور کے لیے درکار تمام بنیادی سہولتیں فراہم کروائی جا رہی ہیں۔ یہ تمام انتظامات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ آج نتائج کے بعد فوراً نئے عہدیداران اپنا کام بغیر کسی رکاوٹ کے شروع کر سکیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کرنا ضروری ہے، ان خیالات کا اظہار علاقائی کمشنر جیتیندر پاپرکر نے کیا۔ وہ بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے مخاطب تھے۔ انسٹیٹیوشن آف انجینئرز اورنگ آباد لوکل سینٹر کی جانب سے بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں علاقائی کمشنر نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی ترقی کی بنیاد خواتین کے کردار پر قائم ہے، اس لیے سماج کے پسماندہ اور نظر انداز طبقات کے ساتھ ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج جن خواتین کا اعزاز کیا گیا ہے، اس کے پیچھے معاشرے کو ایک مثبت پیغام دینا مقصد ہے۔ خواتین کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایسے اقدامات سے معاشرے میں حوصلہ افزا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جیتیندر پاپڑکر نے مزید کہا کہ سماج کے پسماندہ اور نظر انداز طبقات کے لیے کام کرنے کا جذبہ سب میں پیدا ہونا چاہیے۔ کووڈ کے دوران کئی اداروں نے نمایاں خدمات انجام دی تھی اور آج بھی ایسے سماجی خدمات کی ضرورت ہے۔ انتظامی امور انجام دیتے وقت خواتین کے تئیں حساس نقطہ نظر اپنانا انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے بطور کلکٹر عثمان آباد میں خواتین کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی خواتین میں انعامات اور اکرامات تقسیم کیے گئے، جن میں ڈاکٹر میناکشی بھٹاچاریہ، ڈاکٹر اپرنا ککڑ، شردھا شندے اور ایشا موڑے کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ یہ پروگرام ادارے کے صدر انجینئر اجے پاٹل کی رہنمائی میں منعقد کیا گیا، جبکہ آخر میں ڈاکٹر سندیپ ابھنگ نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب میں انجینئرز، عہدیداران، انجینئرنگ کے طلباء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی گراں قدر شخصیات بھی موجود تھیں۔ پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی کے بقائے وصولی کے لیے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے خصوصی مہم چھیڑ رکھی ہے، جس کے تحت زون نمبر 7 کے عملے نے ایک کمرشل پراپرٹی گزشتہ شام سیل کی۔ میونسپل کارپوریشن کی مالیات سدھارنے کی غرض سے ایڈمنسٹریٹر جی شکانت کی ہدایت پر شہر بھر میں پراپرٹی ٹیکسز اور پانی پٹی وصولی کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں زون نمبر 7 کی وصولی ٹیم کی جانب سے بھی ایسے دکانیں اور کمرشل ادارے جن پر پراپرٹی ٹیکس کے بقائے بہت زیادہ تھے انہیں سیل کیا گیا۔ یوں تو یہ مہم پورے شہر میں جاری ہے۔ ایڈیشنل کمشنر کلپیتا پمپلے اور ڈپٹی میونسپل کمشنر وکاس نوالے کی نگرانی میں چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت زون نمبر 7 کے آفیسر ولاس بھانگے، اسپیشل ٹیکس ریکوری آفیسر جی وی جادھو اور ٹیکس سپرنٹینڈنٹ دتاتریہ کینیکر کی رہنمائی میں کارروائی انجام دی گئی۔ زون نمبر 7 کے حدود میں پرتھوی انٹرپرائزز نینو مال شاہنورواڑی کے ذمے 1,38,421 روپئے مالیت کا پراپرٹی ٹیکس باقی ہونے کی وجہ سے دکان سیل کر دی گئی۔ کارروائی کے دوران ٹیم لیڈر سنجے سابڑے، شریپاد صوبیدار، اویناش گاڑیکر، انیل گاڑے، کامیش پگارے، سدھارتھ ناگراڑے، سدھیر دابھاڑے، سمیت کھنڈاگڑے، راجو شیرساٹ، اجے امبلڈھگے اور دیگر عملہ موجود تھا۔ پھلمری نگر پنچایت دفتر میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جہاں PMY-2 اسکیم کے تحت 94 اہل افراد میں منظوری لیٹرز تقسیم کیے گئے۔ نگر پنچایت پھلمری کے دفتر میں پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت گزشتہ پیر کو PMY-2 کے اہل درخواست دہندگان کا خصوصی اجلاس جوش و خروش کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر 94 مستحقین کو نگر پنچایت صدر
राजेंद्र ठोंबरे और चीफ ऑफिसर ज्ञानेश्वर ठोंबरे के हाथों रहायशी इमारतों की दरख्वास्तों की मंजूरी के लेटर्स तकसीम किए गए। इससे बेघर और कच्चे मकानात में रहने वाले कई ख़ानदानों के अपने पक्के घर का ख्वाब पूरा होने की उम्मीद जाग गई है। नगर पंचायत इंतज़ामिया की जानिब से प्रधानमंत्री आवास योजना पर मुसलसिल अमल किया जा रहा है और दूसरे मरहले में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में से क़ानून के मुताबिक अहल करार दिए गए 94 मुस्तहिक़ीन को इस इजलास में मदऊ करके बाज़ाब्ता उन्हें उनकी फ़ाइल मंजूरी के लेटर्स दिए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर राजेंद्र ठोंबरे ने कहा कि शहर के हर ज़रूरतमंद ख़ानदान को अपना पक्का और मुस्तकिल घर फराहम करवाना हमारा बुनियादी मकसद है। इस तकरीब में नायब सदर ज़मीर पठान, चीफ ऑफिसर ज्ञानेश्वर ठोंबरे, चेयरमैन सुषमेश प्रधान, काउंसलर जावेद खान, रऊफ कुरैशी, जाफर चिश्ती, वाटर सप्लाई कमेटी की चेयरपर्सन रानी घोड़के, तामीरात आम्मा कमेटी की चेयरपर्सन अर्चना दुतोंडे, ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद कमेटी की सदर मसरत चिश्ती, रिजवान खान, ऑफिस सुपरिटेंडेंट प्रमोद तुपे, भाऊ साहब राउत, सुदर्शन काथार, गजानन तावड़े, गांगुरडे, शेड़के समेत अफसरान और दीगर अमला मौजूद था। इलाक़ाई तरबियती मरकज़ औरंगाबाद की जानिब से बाज़ार सावंगी में बरक़ी हिफाजती बेदारी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत सरपंच अप्पा राव नलावड़े ने की। इस मौके पर एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजय सुरड़कर ने बरक़ी निज़ाम के महफूज इस्तेमाल, ज़रूरी हिफाजती आलात और हादसे से पहले व बाद में बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ तफसीली रहनुमाई की। इस दौरान ज़िला परिषद स्कूल के तलबा ने गाँव में रैली निकालते हुए बरक़ी हिफाजत से मुताल्लिक़ बेदारी नारे लगाए, जिससे गाँव में हिफाजती शऊर में इजाफ़ा हुआ। इस मौके पर डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हयात खान, संतोष डोंगरे, विश्वास सबनिस, ज्ञानेश्वर हाथकंगने, साबिक़ सरपंच भीमराव नलावड़े, पूजा जी नलावड़े, कमलाकर दांडगे, असिस्टेंट इंजीनियर अनुराग साड़वे, हेडमास्टर हरिभाऊ दही फड़े समेत बिजली सप्लाई कंपनी का अमला, गांव के शहरी और स्कूल के तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे। बाबुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बड़वाले नवाब आशुर खाना में यौमुल क़ुद्स इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें दानिश्वरों ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए क़िब्ले अव्वल की बाज़याबी का अज़्म किया। बाबुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बड़वाले नवाब आशुर खाने में यौमुल क़ुद्स जलसा मुनक़िद किया गया। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाहिद अली प्रधान की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में जमात इस्लामी हिंद के वाजिद अली क़ादरी, वहदत इस्लामी हिंद के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने तक़ारीर पेश की। इस जलसे में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस औरंगाबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फ़ारिकी, YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल MS डेगान और रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के एडिटर शारिक नक्शबंदी मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की गई। बाद अज़ां बाबुल इल्म फाउंडेशन की तालिबात ने यौमुल क़ुद्स पर बेहतरीन नगमा गाते हुए हाज़रीन को उसकी अहमियत से वाकिफ़ करवाया। बाद अज़ां मौलाना शाहिद अली प्रधान और दीगर मेहमानों ने भी उस उन्वान से हाज़रीन की रहनुमाई की। मुझे मौलाना शाहिद प्रधान साहब के साथ इस बात की तौफीक और ये मौका मिला था कि मैं गज़ा जा सका था। जब 2011 में जब गज़ा जाना हुआ था तो इस्माइल हनिया उस ज़माने में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और उस ज़माने में गज़ा की मुंतखब हुकूमत असल में हमास के हाथ में थी। 2006 के इलेक्शन और वो एक पूरा
सिनेरियो और पूरी तारीख है जो आप लोगों की नज़रों के सामने होगा, लेकिन मैं कुछ अहम नुक्ते की तरफ उसमें से इशारा करना चाहता हूँ। जब 2011 में इस्माइल हनिया शहीद से मुलाकात होती है और वहाँ पर एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठे हुए थे और शाहिद भाई इसके शाहिद और गवाह हैं कि वहाँ पर अचानक लाइट चली जाती है। जब लाइट जाती है तो हम लोग एकदम ताज्जुब से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लाइट जाना ये एक अनहोनी सी बात है आमतौर पर। हम लोगों ने चौंक कर दरियाफ्त किया क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी ये जो लाइट चल रही थी ये इलेक्ट्रिसिटी का जो सेटअप है सिटी का उससे नहीं बल्कि जनरेटर के जरिए से चल रही थी। अब उसका भी हम लोगों के पास जो तेल था वो खत्म हो गया है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की यह हालत थी कि उनके यहाँ जनरेटर का तेल खत्म हो गया था। लेकिन क्या वजह है कि उस वक्त से लेकर आज तक के और उससे पहले बड़ी हस्तियां, जिनमें शहीद यासीन का नाम लेना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, रंतीसी साहब का नाम लेना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, कि ऐसी हस्तियों ने किस चीज की बुनियाद रखी है उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब उनसे ये पूछा तो भाई ये तो नॉर्मल है, हम लोगों के यहाँ इस तरह की फैसिलिटीज का ना होना हमारी कौम की आदत हो गई है। ये हमारी कौम फैसिलिटीज की बुनियाद के ऊपर मुजाहिमत नहीं कर रही है। ये इनकी मुकाविमत, ये इनका रेजिस्टेंट इसलिए नहीं है कि अगर उनके पास कुछ होगा मुकाबला करने के लिए तो मुकाबला करेगी। इस कौम ने एक बात को ठान लिया है, अगर दोस्ती करेगा फ़इन्नहुम मिनहुम, वो इन्हीं के साथ होगा। ये वाज़ेह होकर के सारे आपके सामने आ रही है। बहरहाल ये है वो दौर, ये दुनिया अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जा रही है। मारे का खैर और शर अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। ये जो दज्जालियत के पर्दे हैं ये अभी तक बहुत बड़े लोगों ने लोगों को धोखा दिया। ये पॉलिटिकल लेवल पर है, ये धार्मिक लेवल पर है, रिलीजियस लेवल पर है, बड़े जुब्बे और दस्ताने सारी चीज़ें कर ली। लेकिन याद रखिए करीब वो टाइम अब आया जाता है कि इनके चेहरों से नकाब उतारे जाएंगे, इनके चेहरों से नकाब उतारे जाएंगे और वो क्लियर हो जाएगा। गज़ा के उस फाइट के साथ ये चीज़ क्लियर हो गई और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं, हम सबकी दुआएं ईरान के साथ हैं कि जिस तरह से मुकाबला वो कर रहा है। अब तक तो हम खाली देखते थे कि हमारे लोग डाल रहे बोल रहे कि यहाँ से चले जाओ, वार्निंग देते, भाग रहे, फिर इनके बम गिर रहे, फिर कुछ नहीं कर सकते, खून के आंसू। लेकिन अल्लाह ताला ने ये दिन तो दिखाया ना, वो कह रहे हैं कि अब निकल जाओ यहाँ से, फला एरिया छोड़ दो, तो भाग रहे हैं। अब रात निकल भाग रहा है, फौजी जो तो निकल करके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ तक हम पहुँचे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अल्लाह की ताईद और नुसरत और आप हम तमाम लोगों की दुआएं और ये सारी चीज़ें रही तो वो दिन दूर नहीं कि जो हमने बात जो कही कि हम अल्लामा जो इमाम हमने बात कही कि हम बाजमात नमाज अता करेंगे मस्जिद कुद्स के अंदर। ये है वो सारी तहरीक, इसके लिए सारी चीज़ें हैं। ये छटनी का दौर है, लोगों ने कहा कि ये छटनी का दौर है और इसमें अल्लामा ने क्या बात कही कि इस दौर में सब मिट जाएंगे। कोई इस्लामी कुव्वत तो मानते नहीं और ये कुव्वतें तो बातिल कुव्वतें हैं। इनके तीर का हदफ कौन बन रहा है, इनके निशाने पे कौन लोग खड़े हैं। बस मान लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने यही बात कही है कि बातिल के तीर व हदफ जो होता है वो हम होता है। अगर हम इस हवाले से भी इस कश्मकश को देखना चाहते हैं जो हमारे अतराफ में बर्पा की गई है और ज़बरदस्ती थोपी गई है, उसके अंदर भी हम ये इस फॉर्मूले को, इस पैमाने को रखकर जान सकते हैं कि ईरान की हैसियत इस वक्त क्या है। अफसोस तो होता है हमारे वो लोग जो कि हमारे जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए थी, वही हमारे जिस्म के टुकड़े करने पे तुले हुए। फरंगियों ने हमारे मौले सजूद को खरीद लिया है, ये सजदे के निशान बिक गए हैं हमारे से। ये रात दिन हम जो अल्लाह की इबादत करते हैं, ये मोहरे सुजूद फरोख्त हो चुकी है और चंद कौड़ियों के दामों में हमने फरंगियों के खत्मों में अपने मोहरे सुजूद को डाल दिया। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कि इनको मादूर समझा जाए, महरूम समझा जाए इनको कि मोहरे के हम को बातिल बर्पा हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि हदीस के अंदर
मरहमतुल मरहमा की कई अदवार गुजर रहे हैं। 1990 से इराक पर अटैक जो हुआ है और हिजाज मुकद्दस में जो क्रिश्चियंस की आमद हुई है, वहां से अगर आप देखेंगे तो एक जंग शुरू हो चुकी है। इराक को मारा गया, शाम को मारा गया, सोमालिया को मारा गया, सूडान को मारा गया, लीबिया को मारा गया, अफगानिस्तान को मारा गया। हमें होश नहीं आ रहा है। अब ईरान को मारा जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि मामला खत्म हो जाएगा? ईरान के बाद क्या तुर्की का नंबर नहीं लगेगा? और तुर्की के बाद पाकिस्तान का नंबर नहीं? ये गले पड़ पड़ के मिलने का जो ड्रामा है, किस लिए किया जा रहा है? सिचुएशन में समझने की कोशिश कीजिए। खलीजी जंग के सबब हमारे शहर में पकवान गैस की किल्लत हो जाने के डर से कंज्यूमर्स उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने लगे हैं, जिसकी वजह से पकवान गैस का भरपूर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद उसकी किल्लत पैदा हो जाने का खदशा बढ़ गया है। नाज़रीन, हुकूमत इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि अवाम हरगिज़ परेशान न हो। पकवान गैस और दीगर ईंधन का मुल्क भर में भरपूर और इत्मीनान बख्श मिक़दार में ज़ख़ीरा मौजूद है, लिहाजा शहरियान अफवाहों पर तवज्जो न दें। जिस वक्त खलीजी जंग का आगाज़ हुआ था, उस वक्त भी सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहों के सबब व्हीकल मालिकान ने अपनी गाड़ियों के टैंक पेट्रोल डीज़ल से फुल करने की कोशिश की थी, जिसके सबब शहर व अतराफ़ में मौजूद पेट्रोल पंप्स पर सारिफिन की लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आवाम को अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए और पेट्रोल पंप पर लगने वाली भीड़ ख़त्म हो गई। मगर अब पकवान गैस को लेकर आवाम गैर ज़रूरी तौर पर पैनिक होने लगे हैं। जो फैमिली 2 माह में एक मरतबा गैस सिलेंडर रिफ़ल करवाने के लिए बुकिंग करवाती थी, अब बेवजह वो लोग गैस सिलेंडर्स का ज़ख़ीरा करने लगे हैं। गो के हालात पर काबू पाने हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से बार बार आवाम को पुरसुकून बनाने के लिए ऐलानात किए जाने लगे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने के लिए आए दिन नित नई शराइत डीलर्स और सप्लाई एजेंसीज़ पर लगाई जाने लगी हैं, जिसकी वजह से अब न सिर्फ गैस एजेंसी मालिकान बल्कि वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन भी ज़हनी तनाव का शिकार दिखाई देने लगे हैं। इंतज़ामिया ने यह हुक्म सादर फरमा दिया कि गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी बुकिंग के बाद ही घर पर दी जाए। इसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए OTP नंबर लाजमी करार दिया गया। इसके बावजूद कई लोग 1 माह पूरा होने से पहले ही गैस बुक करवाने लगे हैं, जिसकी वजह से हर एजेंसी पर अब तक कम से कम 10-10 और 12-12 हज़ार अफराद की बुकिंग हो चुकी है। जब सिलेंडर की डिलीवरी देने के लिए मुलाजिम सारिफ के घर पहुंचते हैं तो घर की ख़वातीन OTP नंबर देने से क़ासिर रहती हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी बॉय को एक कंज्यूमर के घर पर 15 से 20 मिनट का वक्त लगने लगा है और इसकी वजह से सप्लाई का काम मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, आपने कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक इसी कहावत के मिज़दाक़ जो ताकतवर और बाअसर लोग होते हैं, वो डिलीवरी बॉय से ज़बरदस्ती 3-3, 4-4 सिलेंडर्स हथिया लेते हैं। अगर डिलीवरी बॉय उनकी बात मानने से इनकार करता है तो फिर झगड़े पर उतर आते हैं। गो के इंतज़ामिया ने इन हालात पर काबू पाने की गर्ज से डिलीवरी वैन के साथ पुलिस बंदोबस्त रखने की बात कही है, मगर सवाल ये है कि पुलिस मुलाजमीन का खर्च एजेंसी मालिक क्यों कर बर्दाश्त करे और हर एजेंसी पर सिलेंडर डिलीवर करने के लिए 10 से 15 गाड़ियाँ होती है, तो हर गाड़ी पर पुलिस मुलाजिम को साथ रखना नागुज़ीर हो जाता है, जिससे अब डिलीवरी बॉय भी ड्यूटी अंजाम देने से घबराने लगे हैं। और अगर आवाम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना बंद नहीं की तो पकवान गैस का इत्मीनान बख्श स्टॉक होने के बावजूद उसकी किल्लत पैदा होने का ख़दशा लाहक हो गया है। लिहाजा सारिफिन को चाहिए कि हुकूमत इंतज़ामिया पकवान गैस की किल्लत न होने पाए और हर कंज्यूमर को वक्त पर गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जा सके, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम के ताउन के बग़ैर ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। इसलिए ग्राहकों को चाहिए कि वो पकवान गैस का ज़ख़ीरा हरगिज़ न करें और हुकूमत व इंतज़ामिया वो गैस एजेंसी मालिकान के साथ ताउन करें, तो इस मसले पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। चिकल थाना इलाके में मौजूद 40 साला पुरानी झोपड़पट्टी को क़ानूनी दर्जा दिया जाए, इस मुतालबे पर
इलाके के साकिनान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। औरंगाबाद के चिकल थाना इलाके में वाक़ गट नंबर 473 में तकरीबन 40 साल से रिहाइश पजीर झोपड़पट्टी बस्ती को बाकायदा कानूनी हैसियत देकर मालिकाना हक़ूक़ फराहम करवाए जाएँ, इस मुतालबे पर गुज़िश्ता रोज़ से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के सामने गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की गई है। ये तहरीक नव भारत अभियान के शहर व ज़िला ब्रांच की जानिब से शुरू की गई है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि हुकूमती फ़ैसला जो कि 17/11/2011 को किया गया था, उसके मुताबिक हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को 1500 मुरब्बा फीट ज़मीन का मालिकाना हक़ दिया जाना चाहिए, लेकिन इस पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर ऑफिस और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को बार बार दरख्वास्तें और मेमोरेंडम्स पेश किए गए, इसके बावजूद मसला जूं का तूं बरकरार है। ये इल्ज़ाम एहतजाज करने वालों ने लगाया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सुबह 10:30 बजे जमहूरी तरीक़े से इस भूख हड़ताल का आगाज़ किया और इंतज़ामिया को ये इंतबाह दिया कि अगर इस मामले में फ़ौरी फ़ैसला न लिया गया तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। इस मौके पर एडवोकेट जगन साड़वे, नंदू हिवराड़े, हीरालाल मगरे, राजेश साबड़े, दत्तू मगरे समेत बड़ी तादाद में ख़वातीन और मकामी शहरी मौजूद थे। नव भारत अभियान शहर जिल्हा शाखेच्या वतीनं महापालिका मुख्यालयासमोर आम्ही चिकलठाणा येथील गट नंबर 473 मधील मागील 40 वर्षांपासून अतिक्रमित निवासी जे राहत आहेत त्यांना मालकी प्रदान करावी, 1500 स्क्वेअर फीट प्रत्येकाला वाटप करावे या प्रमुख मागणीसाठी मुख्यालयासमोर आज आम्ही आम्हाला उपोषणाला बसलो आहोत। या मागणीसाठी मागील 4 वेळेस आम्ही उपोषण केले, परंतु महसूल प्रशासन असेल, महापालिका असेल, त्यांचं फक्त काम करतो या आश्वासनच चालू आहे। आमचं म्हणणं आहे की स्पष्टपणे या लोकांना मालकी प्रदान केली गेली पाहिजे। कोणत्या मुद्द्याच्या आधारे तुम्ही मालकी प्रदानाची 17 नोव्हेंबर 2018चा शासनाचा GR आहे की ज्या लोकांनी 1 जानेवारी 2011 पूर्वी अतिक्रमण केलेले असतील त्या निवासी अतिक्रमणधारकांना मालकी प्रदान करावी अशा स्वरूपाचा GR पण आम्ही माननीय आयुक्त साहेब, कलेक्टर साहेब यांना दिलेला आहे। महानगरपालिका प्रशासनाचं असं वैयक्तिक मत आहे किंवा त्यांनी मागे सुद्धा असं सांगितलं आहे की तिथं जागा नसून उपलब्ध तुम्हाला घरकुलमधून पर्यायी जागा देण्यात येईल किंवा घरकुल देण्यात येईल, याला तुम्हाला मान्यता असेल का? सदरचे जे अतिक्रमणधारक आहेत तिथे 17.5 एकर जागा आहे आणि ती खाली पण ती महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे का? हो, महसूल विभागाची। ओके, आपलं नाव? एडवोकेट जगन साळवे। बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से महफूज रखने के लिए उन्हें HPV वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं। ये अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और ज़िला परिषद के CEO अंकित ने आवाम से की है। वाज़ेह रहे कि रहम मादर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव फराहम करने वाली ये वैक्सीन हुकूमत की जानिब से मुफ्त दस्तयाब करवाई गई है, जिसके लिए किसी भी गलतफहमी का शिकार हुए बगैर 14 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को ये टीका लगवाया जाए। ये अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और ज़िला परिषद के CEO अंकित ने की है। ज़राए का कहना है कि इस वैक्सीनेशन के लिए शोबे सेहत मुकम्मल तौर पर तैयार है और शहरियों से कहा गया है कि वो अपने करीबी सरकारी अस्पताल जाकर इस मुहिम से फ़ायदा उठाएं। नमस्कार, मी दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर बोलतोय। आपल्या जिल्हाभरामध्ये आपणा सर्वांना माहिती आहे, गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग ही अतिशय ज्वलंत समस्या आहे आणि त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने HPV लस देण्यासंदर्भातला निर्णय घेतलेला आहे। ज्या मुलीचं वय 14 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे परंतु 15 वर्ष झालेलं नाही, या कालावधीमध्ये या लसीची मात्रा देण्यासंदर्भामध्ये सध्या जिल्हाभरामध्ये मोहीम सुरू आहे, परंतु याचा प्रतिसाद फार कमी मिळत आहे। हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। मुलींच्या आरोग्याच्या काळजीसाठी शासनाने हे पाऊल उचललेलं आहे। म्हणून माझी तमाम पालकांना विनंती आहे, विशेषतः ज्यांच्या मुलींचं वय 14 वर्ष झालेलं आहे आणि 15 वर्षाच्या आत आहेत, त्या सर्व मुलींच्या पालकांनी आपल्या आरोग्य विभागाकडे संपर्क साधावा आणि ही जी HPV लस आहे ही लसाची मात्रा आपल्या मुलींना द्यावं। आपल्या जिल्ह्यासाठी जवळजवळ 21,000 मुलींना लस देण्यासंदर्भातली आम्ही तयारी केलेली असताना आतापर्यंत फक्त 62 मुलींनीच याचा लाभ घेतलेला आहे।
तर माझी आपला सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे की छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तमाम पालकांनी सुज्ञपणाने जागृत होऊन आपल्याकडच्या ज्या मुलींचं वय 14 वर्ष झालेलं आहे त्यांना ही लस देण्यात यावी. भारत सरकारतर्फे HPV वॅक्सिन गर्भाशयमुख कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी जे वॅक्सिन आहे त्याच्या लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आलेलं आहे. हे मोहीम 8 मार्च 2026 पासून सुरू झालेली आहे आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये अनेक मुलींकडून ते लस घेण्यात आलेलं आहे. आणि या ठिकाणी मी असं सर्व जनतेला आवाहन करतो की या वॅक्सिन केंद्र शासनातर्फे आणि राज्य शासनातर्फे जे मोहीम आहे त्यामध्ये आम्ही घेण्यात येणार आहे आणि त्यामध्ये कोणतीही दिशाभूल करणारी माहिती असेल किंवा कोणताही कन्फ्युजन असेल त्यासाठी आपण आरोग्य यंत्रणेला संपर्क साधावा आणि त्यांच्याकडून अधिकृत माहिती घ्यावी. यामध्ये मी सर्व जनतेला आवाहन करतो की जास्तीत जास्त मुलींनी यामध्ये सहभाग घेऊन हे लसचा जे वापर आहे ते करावे. किसानों के कर्ज मुकम्मल तौर पर मुआफ़ किए जाएं, इसी तरह दीगर मतालेबात पर जालना के किसानों ने जल समाधि आंदोलन किया. ज़िला जालना के किसानों ने कर्ज मुआफ़ी के मतालबे पर जल आंदोलन किया. उनका कहना है कि असेंबली इंतखाबात से पहले महायुति हुकूमत ने किसानों के कर्ज माफ़ करने का वादा तो किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया. इसी नाराज़गी के बाद किसानों ने ये एहतजाज शुरू किया है. इसके अलावा बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने 2 लाख रुपये तक कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन किसानों का कहना है कि ये नाकाफ़ी है और रियासत के तकरीबन 80 से 90% किसान इससे महरूम रह जाएंगे. किसानों का हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत मरकज़ के ताउन से 2016 से 31 दिसंबर 2025 तक के तमाम कर्ज मुआफ़ करे और किसानों को मुकम्मल तौर पर कर्ज से आज़ादी दिलाए. इधर जालना ज़िले में तकरीबन 4.5 से 5 लाख किसानों ने खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा जमा करवाया था, लेकिन शदीद बारिश से नुकसान के बावजूद अब तक 1 रुपया भी उन्हें बीमा का नहीं मिला. ऐसी शिकायत किसानों ने की है. इसी पस मंज़र में गोंदरी गांव में दरियाए गोदावरी के पाट में जल समाधि एहतजाज शुरू किया गया है और हुकूमत को ये इंतबाह दिया गया है कि मतालबात फौरी तौर पर तस्लीम न किए गए तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी. राज्य सरकारने जी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यासाठी 2 लाख रुपयाची कर्जमाफी दिलेली आहे, ही पूर्णतः फसवेगिरीची कर्जमाफी आहे. कारण की यापासून जवळपास महाराष्ट्रातले 80 ते 90% शेतकरी हे वंचित राहणार आहेत. आणि म्हणून जर राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना खरोखरच कर्जमाफी द्यायची असेल तर केंद्राची मदत घेऊन या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना 2016 पासून ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत जे शेतकरी थकीत आहेत त्या सर्व थकीत शेतकऱ्यांना एकदा मात्र कर्जमुक्त केलं पाहिजे. दुसरी आमची मागणी आहे की या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास 4.5 ते 5 लाख शेतकऱ्यांना खरीप 2025 चा पीक विमा 8 महिन्यापूर्वी आमच्या शेतकऱ्याने भरला आणि त्यानंतर अतिवृष्टी होऊन देखील आमचं होतं नव्हतं माल देखील यावेळी वाहून गेलेले आहेत, काही जळून गेले पाण्यामुळे आणि आणखी देखील आमच्या शेतकऱ्याला 1 रुपया देखील त्या विम्याचा मोबदला मिळालेला नाही. आणि म्हणून आम्ही सर्व शेतकरी या ठिकाणी आज गोदावरी नदीच्या पात्रामध्ये जलसंबंधी आंदोलन हाती घेत आहोत. आणि जर सरकारने आमच्या आंदोलनाची दखल तात्काळ म्हणजे आज 4 वाजेपर्यंत जर घेतली नाही तर हे आंदोलन आम्ही कायमस्वरूपी या ठिकाणी मरेपर्यंत चालू ठेवू, मात्र मागे हटणार नाहीत, हीच आमची या ठिकाणी मागणी. आनंद भारत गैस एजेंसी जालना के गोदाम से 110 गैस सिलेंडर्स चुरा लिए गए. ये मामला मौजपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मज़ीद तहकीक़ात पुलिस कर रही है. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना के उटोड शिवार में वाक़ आनंद भारत गैस एजेंसी के गोदाम से 110 गैस सिलेंडर्स चोरी होने का वाक़या मंजर आम पर आया है. चोरों ने गोदाम के दरवाजे का ताला तोड़कर तकरीबन 4.5 लाख रुपये मालियत का सामान चुरा लिया. इस सिलसिले में गैस एजेंसी के मैनेजर सिद्धार्थ अढ़ाव की शिकायत पर मौजपुरी पुलिस स्टेशन में नामालूम चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मैनेजर के मुताबिक हफ्ते के रोज़ गोदाम बंद किया गया था और पीर को खोलने पर चोरी का पता चला. फिलहाल इस मामले की तफ्तीश पुलिस की जानिब से जारी है. आमच्या हद्दीमध्ये उटवत शिवारामध्ये आनंद गॅस एजन्सीचं भारत गॅस कंपनीचं गोडाऊन आहे. त्या गोडाऊन दिनांक 14/3/26 रोजी संध्याकाळी 5 वाजे सुमारास काम झाल्यावर बंद केलं होतं. सोमवारी त्यांनी सकाळी उघडलं, त्यावेळेस त्यांना काही चोरी झाल्याचे समजलं. गॅस एजन्सीचा जो मॅनेजर आहे त्याने पोलिसांना कळवलं, तिथून आपण तपास सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये चोरीमध्ये एकूण 96 LPG गॅसचे भरलेले सिलेंडर चोरीला गेलेले, तसेच 12
रिकामी सिलेंडर चोरीला गेलेले आहेत त्या ठिकाणाहून. त्या संदर्भाने भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे पोलीस स्टेशन मोजपूर येथे गुन्हा दाखल आहे. त्याबाबतचा तपास पोलीस स्टेशन मोजपुरी करत आहे. सर, या प्रकरणात अगोदर देखील त्या गोडाऊनमध्ये चोरी झाली आणि पोलिसांनी त्यांना सिस्टीम लावण्याच्या सूचना देखील दिल्या. तिथे कॅमेरा आहे का, त्याची मदत तुम्हाला मिळते का, त्याची विचारणा तुम्ही केली? बरोबर आहे. यापूर्वी तिथे 1.5-2 वर्षापूर्वी चोरी झाली होती. त्यावेळेस त्यांना सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबत तसंच सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यावर सूचना दिल्या होत्या. त्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक तर नाहीये, परंतु एक सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे. तरी मालकाला आम्ही सीसीटीव्ही फुटेज मागणी केलेली आहे, परंतु कालावधी हा 2 दिवसाचा असल्यामुळे ते आम्हाला देणार आहेत नंतर. आम्ही 14 तारखेला नियमाप्रमाणे 6 वाजता बंद केलं. त्यामध्ये स्टॉक सगळा मोजून ठेवला आणि मग रविवारी सुट्टी आली. त्याच्यानंतर आम्ही सोमवारी गेलो असताना आमचे डिलिव्हरी बॉय मुरलीधर कदम त्यांच्या लक्षात आलं की इथं कुलूप आणि कडीकोंडा नाहीये, ते तोडण्यात आला. आणि मग त्यांनी आम्हाला फोन केला. मी गोडाऊनला गेलो असताना ते लक्षात आलं की आपल्या गोडाऊनचा कडी कोंडाच नाही, ते कुलूपही नाही. त्याच्यानंतर आम्ही पोलिसांना कॉल केल्याच्या नंतर ते बोलले की आम्हाला येईपर्यंत गोडाऊनमध्ये जाऊ नका. मग ते आल्याच्या नंतर आम्ही गोडाऊनमध्ये गेल्याच्या नंतर आमच्या अशा लक्षात आले की 14.2 kgचे सिलेंडर 96 चोरीला गेले आणि 12 कमर्शियल जे व्यावसायिक आहेत ते रिकामे सिलेंडर चोरीला गेले आणि 5 किलोचे जे 2 कमर्शियल FTL ते 2 चोरीला गेले. असे टोटल 110 चोरीला गेले. त्याच्यानंतर आमचा पूर्ण मुद्देमाल ह्यो 4,51,543चा चोरीला गेलेला आहे. आणि आमची एवढीच विनंती आहे मोजपुरी पोलीस स्टेशनला की त्यांनी कठोर कार्यवाही करून जे आरोपी त्यांना पकडण्यात आम्हाला मदत करून द्यावी आणि आमचे जे काही नुकसान झाले ते भरपाई करून द्यावी त्यांनी. एवढीच आमची मोजपुरी पुलिस स्टेशनला. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद औरंगाबाद पर भी बीजेपी की हुकूमत कायम। सदर ओहदे पर अविनाश गलांडे और नायब सदर की हैसियत से जितेंद्र बाबा जायसवाल बिला मुकाबला मुंतखब। बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स में जोश। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की जानिब से तक़रीब मुनक़िद। मुख्तलिफ शोबों में गिराक़दर खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन में डिवीजनल कमिश्नर के हाथों इनामात तक़सीम। बाबुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया यौमुल क़ुद्स इजलास। मुख्तलिफ मसालिक के दानिशवरों ने किया खिताब और किया क़िबले अव्वल की आज़ादी का अहद व मज़लूमों की हिमायत का ऐलान। और ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से महफूज रखने ज़िला भर में चलाई जा रही है HPV वैक्सीनेशन मुहिम। किसी भी गलत फहमी का शिकार हुए बगैर 14 से 15 साल लड़कियों को टीका लगवाएं। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और ज़िला परिषद CEO अंकित ने की आवाम से अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।